Good morning, students. Today we will start a new topic, or we can say the last topic of chapter number 6, that is collision. Okay. So our topic is collision. I think you all know about the collision. बचपन से हम दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन कोलाइड करवाते हुए आ रहे हैं, ठीक है. बट कोलिजन को हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सोच के देखो कि क्या होता है कोलिजन में. Whenever two bodies collide each other, then these bodies exert force on each other. मतलब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे. तो फिजिक्स में यहां पर क्या चीज होगा, देन एनर्जी एंड मूवमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो दिस वन इज कोलिजन. अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि कोलिजन्स किस किस कंडीशन में हो रहा होगा. तो कोलिजन्स उन हर कंडीशंस में हो रहा है जिस कंडीशन में दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही है. अब यहां इस बात की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि उन दोनों बॉडीज का कॉन्टेक्ट में आना रिक्वायरमेंट है. लाइक दो बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स ने आपस में कोलिजन किया, तो दैट मीन्स वो आपस में कॉन्टेक्ट में आए. बट अगर मैं यहीं पर बात कर रहा हूं दो मैग्नेट्स की, दो अपोजिट पोल्स की, तो जब वो दोनों पोल्स भी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो आपस में कांटेक्ट में, इस बात की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. लाइक मेरे पास में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. अगर मैं साउथ पोल को इस साइड में थ्रो करता हूं और वो नॉर्थ पोल के पास में गया, यहां पर पहुंचा, तो नॉर्थ पोल ने से साउथ पोल पर क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया, तो साउथ पोल बैक साइड में चला गया. तो यहां पर भी कोलिजन है. तो दैट मीन्स क्या है कि कोलिजन में कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती. ठीक है. तो कोलिजन में होता क्या बेटा, मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन को. हमारे पास में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11 हमारे पास में जो कोलिजन्स के टाइप हैं वो मेनली दो टाइप्स ही हैं. एक थर्ड टाइप जो इन इलास्टिक कोलिजन में ऐड किया हुआ है, उसको हम स्टडी कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल elastic collision. Okay. Second one is inelastic collision. There are two type of collision: elastic collision and inelastic collision. Clear? One common thing is there. In every collision, linear momentum always conserved. Linear momentum always कंजर्व. मतलब कोलिजन कैसा भी हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा. तो फिर इसे दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया? व्हाई देयर इज टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन. दीज टाइप्स ऑफ कोलिजन्स आर फॉर्म ड्यू टू इट्स एनर्जी, बिकॉज इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. Energy remains conserved. But when we discuss about inelastic collision, then in inelastic collision, energy doesn't remain constant or doesn't remain conserved. Clear? तो अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा? इलास्टिक कोलिजन को कैसे डिफाइन करोगे? द कोलिजन इन विच energy remains constant or energy remains conserved, then the collision is called elastic collision. The collision in which energy remains unconserved, or you can say energy does not remains conserved, that collision is called inelastic collision. Clear? दोनों पार्ट क्लियर हो गए. बट दोनों में एक चीज कॉमन है, that linear momentum will conserve in the both cases. Done? अब बेटा इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं है. इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे क्लियर करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट आएंगे. यहां पर एक थर्ड टाइप को और डिस्कस किया जाता है, और ये थर्ड टाइप बनता है इन इलास्टिक कोलिजन से, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है बेटा? द कोलिजन इन विच आफ्टर द कोलिजन टू बॉडीज स्टिक ईच अदर एंड मूव टुगेदर.
मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास में, दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद में आपस में चिपक गए और एक साथ मूव कर रहे विद द सेम वेलोसिटी, तो उस कोलिजन को किस कैटेगरी में लिया गया? उस कोलिजन को लिया गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हालांकि इसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी अलग किया जाता है, डिफरेंट किया जाता है, बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बाद में कंप्लीट करेंगे, वहां आपको वो ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट समझ में आ गया, दैट इज कोलिजन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि इनमें से किसी भी एक कोलिजन को स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इलास्टिक कोलिजन से। क्लियर? और हम इलास्टिक कोलिजन की अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक बात करें तो इलास्टिक कोलिजन के ही दो पार्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D। 1D में इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है? तो ये तो क्लियर है बेटा कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो एनर्जी रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, बट 1D के अंदर हमें इलास्टिक कोलिजन को अगर क्लियर करना है तो कैसे क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल को हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे बेस्ट थिंग क्या, उसमें नेक्स्ट बॉडी होगा या फर्स्ट बॉडी होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का कितना होगा, उसको भी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करेंगे। अगर हम एग्जाम के रिस्पेक्ट से देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करूंगा। इन ऑब्जेक्ट्स का मास वगैरह सब हम एक बार के लिए कंसीडर करेंगे, आप उसे कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे जनरल किसी भी कोलिजन में क्या होता है पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक मास दैट इज m1 किसी भी वेलोसिटी से मूव करता है दैट इज u1। क्लियर? उसके जस्ट सामने एक दूसरा मास है दैट इज m2, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज u2। अच्छा, कोलिजन की रिक्वायरमेंट क्या है? u1 should be greater than u2. That's why these two bodies collide each other. There is a specific mandatory condition is there that u1 should be greater than u2. This is the condition which represents the case before collision. Before collision. At the time of collision, these two bodies are in contact with each other. So m1 m2 are in contact. This is the condition of collision. State of collision. State of collision. And what about after collision? Then after collision we can consider that first body are having the velocity v1 and second body having velocity v2. This is the diagram which represents the whole scenario after collision. So we are having 3 points: before collision, state of collision and after collision. Okay, so one by one you can consider anything. It's like आपने कोई भी गेंद ली, बॉल ली, उसको आपने किसी भी डिजिट सरफेस पे थ्रो कर दिया, तो जो भी गेंद ली आपका उसका वेलोसिटी u1 है, जो रिजिड सरफेस है उसका वेलोसिटी 0 है, दैट मींस u2 0, और मास जो भी उस रिजिड सरफेस का होगा। तो अब इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, मतलब उस कंडीशन को भी यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो। मतलब इस कंडीशन में आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि एक बॉल है, उसको आपने रिलीज कर दिया, वो बॉल ने जाके कहां पर स्ट्राइक किया, अर्थ पे जाके स्ट्राइक किया, तो अर्थ क्या है बेटा m2, जो बॉल है वो क्या है बेटा m1, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इसी में ही आप हर कंडीशन को कंसीडर कर सकते हो। लाइक ये मेरे पास में एक बस है जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और नेक्स्ट मेरे पास में कोई भी एक साइकिल है जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनके बिटवीन कोलिजन हो रहा है। और अगर इनमें परफेक्टली मतलब क्या है कि इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर उनका वेलोसिटी कितना कितना हो जाएगा, हम उसे फाइंड कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलास्टिक कोलिजन जिसमें एनर्जी कंजर्व रहेगा, इन इलास्टिक कोलिजन जिनमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। बट द थिंग, यहां एक सिनेरियो है। रियल लाइफ में आप जितने भी कोलिजन देखते हो बेटा, वो हर कोलिजन कौन से होते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। दैट मीन्स वहां एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। आप कहोगे सर क्यों नहीं रहता, तो बेटा वहां पर कुछ ना कुछ अदर
एनर्जी किसी अदर फॉर्म में एनर्जी जरूर लॉस होता है। जैसे मान लो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो आपस में टकराएंगे तो वहां पे एक साउंड एनर्जी तो 100% जनरेट होगा। तो साउंड एनर्जी भी जनरेट हो रहा है, तो दैट मीन्स एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो आगे वेलोसिटीज में नहीं हो रहा, वहां पे कुछ साउंड एनर्जी भी वहां पर यूटिलाइज हुई है। तो दैट्स वाई वहां पर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रह जाते हैं जहां पे एनर्जी का लॉस हो जाता है। दैट्स वाई हम उसे इलास्टिक नहीं इन इलास्टिक की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि इलास्टिक कोलिजन फिर होता कहां है? तो इलास्टिक कोलिजन कहां होता है बेटा कि जो माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे एटम्स वगैरह हमारे पास में है, तो एटम्स वगैरह के बिटवीन जो भी कोलिजन्स रहते हैं उन सभी को हम क्या कंसीडर करते हैं? उन सभी को हम इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं। क्लियर? फिर भी जनरली कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करके भी अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा, पर करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो कोलिजन स्टार्ट करते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि फाइंड करते हैं कि V1 और V2 का वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहां पर जब भी हम इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करते हैं तो मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको दो बातें क्लियर कर दी थी कि कोलिजन जहां पर भी होगा वहां लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया। और दो नंबर, जब हम इलास्टिक कोलिजन को स्टडी कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या है कि एनर्जी भी कंजर्व होगी, एनर्जी भी बेटा क्या होगी? कंजर्व। तो हम इन दोनों चीजों को यहां पे अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट हम जिस केस को अप्लाई करने वाले हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं लिख रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं स्पेस के कारण। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम बेटा आपके पास में कितना है? देखो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, M1 और M2 जो बॉल है या फिर जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो M1 जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम कितना? दैट इज M1U1। और M2 ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना? दैट इज M2U2। एंड दिस टोटल मोमेंटम इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम। According to the conservation of linear momentum, initial momentum should be equal to the final momentum. So, what is the final momentum? You can find out through these through the final velocities m1v1 plus m2v2. That is equation number 1. Done? Okay. Next move on करते हैं। एनर्जी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। देन हम पॉइंट नंबर सेकंड पे डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास में यहां कौन सी एनर्जी है बेटा? किसी भी मशीन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर नहीं है, तो यहां कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1u1 स्क्वायर। सेकेंड बॉल के लिए हाफ m1u2 स्क्वायर। ये बेटा क्या हो गया? ये इनिशियल एनर्जी होगी। तो फाइनल एनर्जी क्या बेटा? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास में फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इस थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। अब थोड़ा सा और सोल्व करने का मतलब क्या है? हम हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर वैल्यू बन जाएगा m1u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस m1, सॉरी यहां m2 आना चाहिए, m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद में बेटा क्या करना है? बहुत सिंपल, m1 को कॉमन ले लो। अगर आप m1 को कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी? u1 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में m2 कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी? v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर। अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूं बेटा? ताकि मैं मैथमेटिकली इसे इजीली सोल्व आउट कर पाऊं। कैसे? इसी को मैं आगे सोल्व आउट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा? m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू में m2 v2 माइनस में u2 और v2 प्लस u2। इतना सॉल्व हो गया।
तो इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने इसलिए सोल्व किया ताकि मेरा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो इजीली सोल्व हो जाए। डन। तो मेरे पास में ये पार्ट आ गया, इक्वेशन नंबर 1 ये थी। मैं इक्वेशन नंबर 1 को भी ऐसे चेंज कर सकता था। कैसे चेंज करता मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ना कंसीडर करके इसे थोड़ा सा और सोल्व आउट कर लेता हूं। अगर मैं m1 को कॉमन लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, u1 माइनस में v1 इज इक्वल्स टू में m2 को कॉमन लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, v2 माइनस में u2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है और इक्वेशन नंबर 1 है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बाय में इक्वेशन नंबर 1, इन दैट केस क्या होगा बेटा, ये वाली टर्म m1 v1 u1 माइनस में v1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और सेम कंडीशन m2 v2 माइनस u2 जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग टर्म जो आपके पास में बचेगी दैट इज क्या हो जाएगी, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू में u2 प्लस v2। इक्वेशन नंबर 3। अब जनरली क्वेश्चन यहां से आस्क किया जाता है, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2, इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज u2 माइनस में u1 इज इक्वल्स टू में v1 माइनस में v2। सी u1 इस डायरेक्शन में जाएगा तो u2 माइनस u1, और v2 इस डायरेक्शन में आएगा तो v1 माइनस में v2। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, देन दिस वन इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। कैसे रिलेटिव वेलोसिटी है, फर्स्ट कंडीशन में इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा उस कंडीशन में ये पास में आ रहे होंगे, तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ए डन। और सेकेंड नंबर कंडीशन v1 माइनस v2, मतलब वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये दो आपके पास में पॉइंट आ गए। बात समझ में आ गई। इसी के थ्रू आप फाइंड करते हो कि आपके पास में कोई भी कोलिजन है वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। कैसे, सुनो मेरी बात। यहां पर एक बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये जनरली मैं बीच में समझा रहा हूं, बाकी इसको इसके बाद में क्लियर करना चाहिए था, बट टॉपिक है तो मैं कंटिन्यू चल रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, इसको हम जनरली आर या ई से डिफाइन करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, रेशियो ऑफ, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन हम कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ relative velocity of separation and relative velocity of approach। magnitude of ratio of relative velocity of separation and relative velocity of approach is called coefficient of restitution। clear। तो यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके, तो दोनों का जो रेशियो फाइंड करोगे तो दोनों तो इक्वल है, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। तो कैसे बोला जाता है, for the elastic collision coefficient of restitution should be equal to 1, and for the inelastic collision restitution coefficient of restitution should be between 0 to 1, and for perfectly inelastic collision perfectly inelastic collision that should be equal to 0. So this is the difference. This is the coefficient of restitution by which we can define that which collision is elastic, which collision is inelastic, and which one is perfectly inelastic. So I think this one is important for the 1 mark question for the half yearly in your exam. So we will continue with the elastic collision in 1D.
So we are having the answer that u2 minus में u1 is equals to में v1 minus में v2. Then how we are able to find the final velocity of first and second object? So we will use this equation. This equation is equation number 4. You can say or you can find the value of v1 और v2. Clear? हम क्या करेंगे, कोई भी v1 या v2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. ठीक है, कैसे पुट करेंगे वो देखो. अब मैं अगर यहां से v1 की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो बेटा मेरे पास में v2 का वैल्यू आ जाएगा, और v2 का वैल्यू फाइंड करूंगा तो v1 के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी. मैं यहां से v2 का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, इस इक्वेशन को यहां से रफ कर रहा हूं. अगर मैं यहां से v2 का वैल्यू फाइंड करूंगा तो बेटा क्या आएगा v2 का वैल्यू मेरे पास में, बहुत सिंपल है, दैट v2 इज इक्वल्स टू में u1 प्लस v1 माइनस में u2. ओके, और इस इक्वेशन को हमें कहां पर पुट करना है, इस इक्वेशन को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में. चेकआउट करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू में m1 v1 प्लस m2 v2 लिखा हुआ है, तो m2 तो एज इट इज आएगा, पर v2 की जगह आपके पास में क्या वैल्यू आएगा बेटा, u1 प्लस v1 माइनस u2. क्लियर? अब आपको इसे क्या करना है बेटा, सोल्व करना है. सोल्व करके आपको सिर्फ v1 का वैल्यू फाइंड करना है. तो कैसे सोल्व आउट करेंगे देखते हैं. m1 u1 एज इट इज है, m2 u2 एज इट इज है. यहां पर थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं. कैसे, m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस में m2 u2. क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब इसको आगे सोल्व आउट कर लो. जो भी u1 u2 को, v1 को एक साइड में रख लो, बाकी सबको एक साइड में ले आओ. कैसे, अगर मैं यहां पर इन चीजों को एक साइड में लेके आऊंगा तो देखो मेरे पास ध्यान से क्या क्या बचा है मेरे पास में, और m2 v1, मतलब यहां पर तो हमें v1 का वैल्यू फाइंड करना है. रिमेनिंग वैल्यूज को आपको दूसरी साइड में लेके आना है. कैसे लेके आओगे बेटा, बहुत सिंपल है. देखो यहां पर आपके पास में क्या है कि m2 u2 है, यहां पर आपस में माइनस m2 u2 है. तो ये दोनों आपस में एक साइड में आएंगे, मतलब माइनस m2 u2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 2m2 u2. क्लियर हुआ? तो मतलब मैंने इस टर्म का और इस टर्म का तो यूज कर लिया. अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उनका मैं यूज कर लेता हूं, m1 u1 और m2 u1. अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेके आऊंगा तो इस साइड में लाऊंगा तो कॉमन आएगा तो क्या आएगा, m1 माइनस में m2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा u1. पॉजिटिव साइन आ गया. अब अपॉन में जो वैल्यूज है उनमें हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहां पर तो v1 हमें इस साइड में रखना ही था, तो v1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो दैट मींस मेरे पास में क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2. तो m1 प्लस m2 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी, तो दैट्स वाई यहां पर भी आ जाएगा m1 प्लस m2, देन अगेन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी v1. तो ये मेरे पास में किसका वैल्यू आ गया, v1 का. दैट मीन्स क्या कि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लिया, किसका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का. इसी तरह हम सेकंड ऑब्जेक्ट का भी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, पर सेकंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी आप सेम तरीके से फाइंड कर लेना. मैं एज इट इज यहां पे नोट कर देता हूं. कैसे, v2 इज इक्वल्स टू में, देखो जो 1 है वो पहले आएगा और दूसरा वेलोसिटी बाद में आएगा. तो v2 पहले है तो पहले u2 आएगा और u1 बाद में आएगा. बात समझ में आ रही है? और v2 है तो 2 से स्टार्ट होगा, दैट इज m2 माइनस m1. यहां 1 था तो m1 माइनस m2, 2 है तो क्या आएगा, m2 माइनस m1, और उसके बाद में यहां पर क्या आएगा, 2m1 u1. बात समझ में आ गई? और अपॉन में तो m1 प्लस m2 आना ही है. ये थोड़ा याद करने का ट्रिक है, अगर आप इस तरीके से याद करना चाहो तो, नहीं तो आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हो. वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कॉन्सेप्ट कंसीडर करो, आपको सिर्फ फॉर्मूला को लर्न करना है. तो ये v1 का वैल्यू आ गया, और अगेन किसका वैल्यू आ गया, v2 का. तो यहां पे ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है. अब इसके अंदर आप कुछ आगे केसेस को स्टडी करना चाहते हो तो आप केस स्टडी कर सकते हो. केस स्टडी कैसे कर सकते हो, व्हेन द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इज इक्वल, दैट मींस m1 इज इक्वल्स टू में m2. तो अगर आप यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू में m2 लगाओगे तो आपके पास में m2 माइनस m1 वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बच जाएगी.
ठीक है। फिर सेकंड नंबर कंडीशन कंसीडर कर सकते हो, व्हेन द सेकंड ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, व्हेन सेकंड ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, दैट मींस आपको u2 का वैल्यू हर कंडीशन में 0 करना है। तो दैट मींस क्या है कि u2 यहां भी 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0, u2 यहां 0 तो ये टर्म 0, रिमेनिंग आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप थर्ड नंबर कंडीशन केस कंसीडर कर सकते हो, दैट द सेकंड ऑब्जेक्ट m2 इज ए मैसिव ऑब्जेक्ट, दैट मींस क्या है कि एक बॉल और एक अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ तो में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है तो उसका u2 भी 0 है और m2 जो है दैट इज ग्रेटर देन m1, तो आप उसके थ्रू भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो। जब m2 इज ग्रेटर देन m1 तो m1 तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई उन नेग्लेक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो वो इसका फर्दर सोल्व आउट है जो मैं आपके लिए एज ए होमवर्क यहीं पर छोड़ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 2D, और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसी पार्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इलास्टिक कोलिजन इन 2D। स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन इन 2D कितना सक्सेसफुल है, कितना हम उसके थ्रू वेलोसिटीज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2D का मीन्स क्या है, अभी तक हम जिस कोलिजन को स्टडी कर रहे थे दैट कोलिजन इज कॉल्ड लीनियर कोलिजन, बट जनरली लीनियर कोलिजन हमेशा हमें नहीं मिलता। हमारे पास में जो कोलिजन हमें मिलते हैं वो कुछ कोलिजन 2D कोलिजन भी होते हैं, दैट मीन्स क्या कि x और y के कंपोनेंट्स वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। कैसे, चलो सामने देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे इलास्टिक कोलिजन इन 2D को डिस्कस करूं, इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2D, अगर मैं इस पार्ट को स्टडी करूं तो बेटा बहुत सिंपल है। 2D के अंदर मुझे क्या करना होगा, x और y दोनों एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। सेम सिनेरियो, दो मासेस को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट मास m1, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए स्टार्टिंग में जो मास है उनको हम लीनियरली कंसीडर कर लेते हैं, m2 एंड u2। ये कंडीशन जो है वो बिफोर कोलिजन है। स्टेट ऑफ कोलिजन को इस बार हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आफ्टर कोलिजन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में पार्ट रह गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये तो है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हम एक ऐसे कोलिजन को स्टडी कर रहे हैं जिस कोलिजन के अंदर लेट कंसीडर यहां पे इस पॉइंट पर क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है। तो आफ्टर द कोलिजन m1 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड m2 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। कैरम सभी ने खेला है, कैरम पॉइंट और स्ट्राइकर। जब भी हम स्ट्राइकर से कैरम पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। हाँ, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट अगर आप एक एंगल से उस पर क्रिएट करते हो तो फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जनरली बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में वो मूव नहीं करते। तो हम यहाँ पे किसको कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं, जब वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स एक जो आपके पास में मास है वो अल्फा एंगल से मूव कर रहा होगा और दूसरा बीटा एंगल से। अब इस केस में क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, दो कंडीशन तो यहां भी एप्लीकेबल होगी। अब वो दो कंडीशंस कौन सी एप्लीकेबल है, फर्स्ट मोमेंटम कंजर्व रहेगा और सेकंड नंबर थिंग क्या है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। और इन दोनों ही कंडीशंस को हम यहां अप्लाई करेंगे, बट अप्लाई करने से पहले मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स क्या है कि अब ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, हमें इसे कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, इसके x और y कंपोनेंट के अकॉर्डिंग या मोमेंटम के कंजर्व को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो मैंने क्या कर दिया, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या है, इसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए एक्सिस को कंसीडर कर लिया। स्टार्टिंग में मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो आपको पता है m1 u1 m2 u2 किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग है। अब इस m1 का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कौन सा होगा, मोमेंटम का। इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा m1 v1, इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा m2 v2, और m1 v1 का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा m1 v1 cos अल्फा, और इसका होगा m2
V2 cos अल्फा। रिमेनिंग कंपोनेंट्स आपके पास में कौन से होते हैं बेटा? ये वाला कंपोनेंट आपको समझ जाएगा M1 V1 sin अल्फा, और यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा M2 V2 अगेन sin बीटा, सॉरी यहां पर बीटा होगा। ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब मोमेंटम अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करें मोमेंटम को। तो मोमेंटम में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम की बात करते हैं तो कंजर्वेशन कैसे होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? दैट इज m1 u1 cos अल्फा प्लस m1 सॉरी v1 है ये, v1 cos अल्फा m2 v2 cos बीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर सेकंड, जब हम बात करेंगे अलोंग y एक्सिस की, तो अलोंग y एक्सिस मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं। तो अलोंग y एक्सिस इनिशियल तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो वो तो हो गया इक्वल्स टू 0, बट फाइनल मोमेंटम तो है। और फाइनल मोमेंटम में भी अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया तो सेकंड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मींस क्या कि फाइनल मोमेंटम होगा m1 u1 सॉरी u1 नहीं v1 sin अल्फा प्लस, क्योंकि उस डायरेक्शन पॉजिटिव है तो माइनस m2 v2 sin बीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई। थर्ड इक्वेशन हम कहां से जनरेट करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। तो लगा लो थर्ड इक्वेशन, कंडीशन नंबर थर्ड, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये जो आपके पास में टॉपिक है वो जनरली एग्जाम्स में नहीं आता, बट फिर भी अगर कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो उसके लिए आपको क्लियर करवा रहा हूं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में चले तो इनिशियल, क्योंकि एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। इनिशियल एनर्जी कितना होगा बेटा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम इसे आगे सोल्व आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्या है? वी आर अनेबल टू सोल्व आउट दिस वन फर्दर एंड वी आर अनेबल टू फाइंड आउट the value of v1 and v2 and beta and alpha through 3 equations। मैथ्स में एक रूल है कि अगर आपको 3 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है तो मिनिमम आपको उसमें 3 इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे 10th क्लास में क्या है ना, 2 वेरिएबल से x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो कितनी इक्वेशन दी जाती थी? 2 इक्वेशन। अब 3 अगर वेरिएबल्स फाइंड करना है तो 3 इक्वेशन। और अगर यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 वेरिएबल देन you should have 4 equations. We are having only 3 equations, so we cannot find the value of 4 variable through these 3 equations. So this derivation is at this, क्योंकि अब इसे आगे हम इसे सोल्व आउट नहीं कर सकते। लास्ट ये होगा कि बाय द हेल्प ऑफ वन कंपोनेंट, अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का वैल्यू पता हो अल्फा बीटा या v1 या v2, उसके बाद ही हम इसे आगे सोल्व आउट कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला था ये जनरली एग्जाम में आस्क नहीं की जाती, बट इससे पहले वाला जो है वो 100% एग्जाम में आता है, बट फिर भी हमें इसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप सो आज आपको ये जो कोलिजन वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो मिलते हैं हम ऑनलाइन क्लास में। Okay then, bye-bye. Have a nice day and keep smiling and keep reading. Bye-bye.